बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां वकार अहमद। आज दो इशू पे बात करेंगे। एक तो 4-5 दिन से टीवी पे हंगामा बरपा है, उज़ैर बलोच। ये 2016 में भी उज़ैर बलोच आया था, उस वक्त का पकड़ा हुआ है। इदारों ने पकड़ा या जिसने पकड़ा हुआ उस वक्त का पकड़ा हुआ है। तो दूसरा, जो एक फैक्ट्री जलाई गई थी कराची में 2012 की बात है, जिसमें 260 लोग जो थे वो जिंदा जला दिए गए थे। 500 या 600 आदमी था वो ज़ख्मी हुआ था। तो भत्ता लेने की सूरत में उनसे भत्ता मांगा गया था फैक्ट्री वाले से कि भत्ता दो, अदरवाइज़ आपको जला दिया जाएगा। ये कैसी बेबसी है हमारे मुल्क की कि वो उसका अभी तक पता ही नहीं चल सका कि किसने क्या किया। देखें, 260 बंदों को जिंदा जला देना, 500 लोगों का जख्मी कर देना, अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट कितनी बेबस है, या गवर्नमेंट के पास ही कुछ नहीं है, या गवर्नमेंट के पास इख्तियारात ही नहीं है। गरीब आदमी को के लिए कोई इंसाफ नहीं है, अमीर आदमी के लिए इंसाफ ही इंसाफ है। तो दूसरा, ये उज़ैर बलोच 4 साल से ये हमारे गले में अटका हुआ है। उज़ैर बलोच उसको हीरो बनाया जा रहा है। तो उसने 100 कत्ल कर दिया, ये रिपोर्टें आ रही हैं। किसी ने कहा 200 कत्ल कर दिया, किसी ने कहा 300, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। उज़ैर बलोच को जैसे जीआईटी रिपोर्ट बल्दिया उस फैक्ट्री की आई थी कराची की, ऐसे ही इसकी रिपोर्ट है। अब जो रिपोर्ट है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, पीपल पार्टी वाले भी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा नाम नहीं है। पीपल पार्टी वाले जो हैं उनके साथ तो तस्वीरें भी दिखाई गई हैं कि वजीर आला कायम अली शाह साहब उस वक्त वजीर आला थे। तो एक शैला रजा साहबा हैं, वो भी वजीर थी, उनके साथ तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो फिर उनके जब उज़ैर बलोच को पकड़ा गया था, उसकी मिसेस का, उसकी बेटी का इंटरव्यू भी था। उसने भी कहा था कि फरियाल तालपुर भी हमारे घर आई हैं। वो अब देखें कैसा तमाशा है कि पूरी दुनिया को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं पीपीपी वाले कि हमारा उसके साथ तल्लक ही नहीं है, हालांकि वो उस विंग का इंचार्ज भी था। ये जितनी भी जमातें हैं, कलअदम जमातें हैं, या ये बड़े बड़े गैंग हैं, ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अलावा ये चल ही नहीं सकते। आपको मैं छोटा सा इस जर्मनी का एक वकूआ बताता हूँ। मुझे जर्मनी में किसी अदालत में जाने का इत्तेफाक हुआ किसी दोस्त के साथ। तो जब हम गेट पे गए तो वहाँ पे उन्होंने हमसे वॉलेट लिए, हमसे मोबाइल भी ले लिए। तो उन्होंने हमें चेक किया, एक स्कैनर से गुजारा। तो जब हम आगे गए तो हर बंदे ने आगे अपने अपने कमरे में या अपनी अपनी अदालत में जाना था। तो हम जब वहाँ पे चार चार दोस्त थे, हम गए। तो हम जब जिस कमरे के आगे पहुँचे तो वहाँ पे एक ताला लगा हुआ था। तो जिस दोस्त का काम था वो कहने लगा यहाँ पे ही हमने आना था। तो वहाँ पे 2-3 मिनट हम बैठे। तो उस इतनी देर के बाद हमारा जो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे डॉन मेचर कहते हैं, ट्रांसलेटर था जिसने हमारी ज़बान जो हमने कहना था वो जज साहब को बताना था कि ये बात है, ये बात है। तो हम 5 मिनट वेट किया होगा तो वहाँ पे वो ट्रांसलेटर आ गया। तो उससे जब हमने पूछा, कहने लगा ये अदालत तो ताला लगा हुआ है, लेकिन आप बैठे हैं, आपका 2 बजे का टाइम है। तो हम वहाँ पे इंतज़ार करना शुरू किया। जब पूरे 2 बजे तो एक आदमी आया, उसके यानी बगल में फाइल थी, तो उसने गेट खोलना शुरू किया। वो दरवाज़ा खोला तो साथ हमसे पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो हमने उसको बताया कि हमारा यहाँ पे केस है, हमारी तारीख है आज। तो उस वक्त तक तो हमें ये नहीं पता ये बंदा कौन है कौन नहीं है। तो वो अंदर चला गया।
तो जो डॉन मेचर था यानी ट्रांसलेटर था जो, वो भी उसके साथ चला गया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब 2-3 मिनट गुजरे तो वो बाहर आया, आके हमें कहने लगा कि आप सारे अंदर आ जाओ। जब हम अंदर जाके चेयर्स पे बैठे तो वो जो दरवाज़ा बाहर खोल रहा था, जिसके बगल में वो फाइल थी, वो जज साहब थे। वो वहां पे जाके गौन पहन के वहां पे बैठ गए। वो जमीन से तकरीबन इतने ऊंचे थे कि यानी अपना पाँव जो आप उठाते हैं ना, पैदल चलते चलते पाँव उठाते हैं, तो इतना ऊंचाई पे था। हमारी कुर्सी इतनी इतनी नीचे थी, उनकी इतनी ऊपर थी। तो उन्होंने डॉन मेचर को बताया कि ये जो 5 आदमी बैठे हैं, इन्हें कहना कि आराम से बैठ के आप सुने जो भी हम कहते हैं, लेकिन हमारी बात में मुदाखलत नहीं करनी। बहरहाल वो हमने सुना, तकरीबन आधा घंटा हमें लगा। तो सुनने के बाद हम बाहर निकल आए। वो कहते जी जाएं, यहाँ का ये सिस्टम है। तो यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में एक जज साहबान है, सिविल जज साहबान, उसके 13-15-20 तो नौकर होंगे। पहले एक एक कलाशनकोफ बारह लिए फिर रहा है, एक पीछे खान सामा है, एक रीडर है, एक स्टेनो रखा हुआ है। वो सामने ही रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन कैसा सिस्टम है हमारे मुल्क में, अजीब सिस्टम है। तो उन्होंने बाद में हमें एक लेटर भेज दिया। जैसा भी केस था वो, उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता कि क्या केस था। तो हमें घर पे उन्होंने जो भी फैसला किया उस पे उन्होंने भेज दिया। यहाँ की अदालतों का ये सिस्टम है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है कि 300 बंदा जिंदा जला दिया गया, उस पे कुछ भी नहीं अभी तक हो सका। अभी तक वो यही है कि बस रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट जा। इसी तरह उज़ैर बलोच है, इसको 4 साल हो गए हैं संभाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उदारों को पता ही नहीं लग रहा कि इसने कितने कत्ल किए, कितने नहीं कत्ल किए। तो वो पीपीपी वाले तस्वीरें साथ उनके बनवाते हैं, वो कहते हमारा नहीं है, वो कहते हमारा नहीं है। अजीब निज़ाम है, अजीब सिस्टम है। तो उज़ैर बलोच खासुल खास पीपीपी का बंदा है, पीपल पार्टी का बंदा है, लेकिन वो डिनाई करते हैं कि हमारा तो ये आदमी नहीं है। ये बेहिसी देखें इन लोगों की जो वोट लेके आते हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं। सुबह शाम ये टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। तो साथ में हामद मीर या टीवी वाले ये कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सच है, हमारा मुल्क तो बिल्कुल सच पे चलता है। दूसरा इशू जो था वो मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कि आज मैं एक कॉलम पढ़ रहा था जावेद चौधरी का। तो उसमें उसने बड़ी डिटेल से लिखा। मैं तो नहीं समझता था, लेकिन कुछ ज़राए या रिलेटिव हमारे भी पाकिस्तान में हैं, वो भी यही बताते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो कोरोना में लोगों को, बीमार लोगों को डाल के तो उनको मार देते हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। आज मैं जावेद चौधरी का कॉलम पढ़ रहा तो उसमें उसने लिखा कि एक सलमान डॉक्टर था, तो उसकी कोई प्रॉब्लम था, वेन का प्रॉब्लम था। वो हॉस्पिटल उसको ले गए, सर्विसेज हॉस्पिटल में। मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। तो उसने जाके बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दें। वो भी डॉक्टर था। तो उन्होंने जाते ही उसकी बात नहीं सुनी, उसको कोरोना में डाल दिया। हालांकि उसके पास रिपोर्ट थी कि मैं कोरोना का पेशेंट नहीं हूँ, क्योंकि उससे पहले वो 2-3 हॉस्पिटल से होके आया था, वो टेस्ट करवा के आया था। तो वहां पे जाके उन्होंने कोरोना में डाल दिया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की कि मैं कोरोना का नहीं हूँ। डॉक्टर था वो, सर्जन डॉक्टर था, किसी और हॉस्पिटल में था। तो उसको उन्होंने बहुत बेचारे इंश्योर किया कि मैं कोरोना का डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने उसको कोरोना में डाल दिया। कोरोना में डाल के जो काशिफ डॉक्टर था उसने कोरोना में डाला, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए एक जूनियर डॉक्टर भेज दिया। जूनियर डॉक्टर को पता ना चल सका, वो उसने ऐसे ही ऑपरेशन किया बस जैसे चलते फिरते लोगों का करते हैं। तो वे बेचारे की उसकी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो वाकया ही ये बात 100% साबित हो चुकी है कि डॉक्टर लोगों को मारते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, मारते भी हैं। ये देखें कैसा हमारा सिस्टम है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा कौन? पूछेगी तो अदलिया पूछेगी, वो पूछती नहीं है। मुल्क में जो कुछ भी हो रहा हो,
ठीक है, वजीर आजम साहब अपने कामों में लगे हुए हैं, वो कहते हैं मेरी सीट बच जाए, मैं क्यों पूछूं, वो भी नहीं पूछता। वजीर आला साहब हैं उस्मान बुजदार साहब, ये अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये कहते हैं जी मेरा हॉस्पिटल बन जाए मेरे बाप के नाम पे, तो मैं क्यों आगे जाऊं, मुझे क्या जरूरत है। वकील अपनी गुंडागर्दी करते हैं, उन्होंने अपने जत्थे बनाए हुए हैं, वो कोई भी जज को हरासमेंट करते हैं, फैसला अपने मर्जी का लिखवाते हैं। तो अब तो यकीन करें बिल्कुल ही अखीर ही हो गई है। इसके बाद क्या रहेगा उस मुल्क में? क्या हमारे क्या हमारे अदारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। मेरा तो ख्याल है नहीं आएगा। 70 साल हो गए हैं इसी तरह करप्शन करप्शन। पहले करप्शन सुनते थे कि दो महकमे हैं, पुलिस और वापडा, लेकिन अब तो अदलिया भी करप्शन से भरी पड़ी है, जो डॉक्टर हैं वो करप्शन से भरे पड़े हैं। यार किसको किसको जाके अपना दुख सुनाए? यकीन करें ऐसी बातें जब सुनते हैं बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।